हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्री इंग्लिश लेसन्स लेसन 4। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं फ्रेजेस और इसकी टाइप्स के बारे में। आइए शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं इंग्लिश में 12 टाइप्स के फ्रेजेस हैं। आज हम इन सभी फ्रेजेस के बारे में जानेंगे और क्या क्या जानेंगे इस वीडियो लेक्चर में। आइए देखते हैं। थिंग्स वी विल लर्न इन दिस लेसन। व्हाट इज़ अ फ्रेज इन इंग्लिश, टाइप्स ऑफ फ्रेजेस इन इंग्लिश, what are 12 phrases in English, how to use these phrases, how to identify these phrases। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। वॉच इट until the end to master it। First of all, what is a phrase? A phrase in English is a group of words which means more than one word that does not have a subject verb combination. It is just a part of a sentence। phrase शब्दों का समूह है जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होता। ये सिर्फ सेंटेंस का एक हिस्सा होता है। सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन का मतलब है कि या तो सब्जेक्ट होगा वर्ब नहीं होगा, या वर्ब होगा सब्जेक्ट नहीं होगा, या फिर दोनों नहीं होंगे। इट डज नॉट हैव सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन। सो मेन फीचर्स ऑफ ए फ्रेज: इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मीन्स मोर देन वन। इट डज नॉट हैव ए सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन। सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं होता इसमें। या तो सब्जेक्ट होगा वर्ब नहीं होगा, या वर्ब होगा सब्जेक्ट नहीं होगा, या सब्जेक्ट और वर्ब दोनों नहीं होंगे। सो इट डज़ नॉट हैव अ सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन। इट डज़ नॉट गिव ए कंप्लीट मीनिंग। ना तो ये सेंटेंस है ना ही क्लॉज है, इसलिए इसका कंप्लीट मीनिंग नहीं होता। इट डज़ नॉट गिव ए कंप्लीट मीनिंग। टाइप्स ऑफ फ्रेजेज इन इंग्लिश: देर आर 12 टाइप्स ऑफ फ्रेजेज इन इंग्लिश। नाउन फ्रेज, वर्ब फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, prepositional phrase, gerund phrase, infinitive phrase, appositive phrase, present participle phrase, past participle phrase, perfect participle phrase, absolute phrase। So there are 12 types of phrases in English। Let's discuss these phrases one by one। एक एक करके इन सभी phrases को समझेंगे। Number 1, noun phrase। A phrase that functions as a noun in a sentence is called a noun phrase। जो फ्रेज किसी सेंटेंस में नाउन का काम करती है उसे नाउन फ्रेज कहते हैं। अ रेगुलर नाउन फ्रेज हैज़ ए नाउन एंड ए वर्ड और वर्ड्स। रेगुलर नाउन का मतलब है ऐसे नाउन जिनको एस और ई हैस लगाकर प्लूरल बनाया जा सकता है। लेकिन इरेगुलर नाउन का मतलब है कि ऐसे नाउन जिनको एस और ई एस लगाकर प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। जैसे मैन, मैन का प्लूरल मैन्स नहीं होता, मैन होता है। और वोमेन का प्लूरल वुमेन्स नहीं होता, वुमेन होता है। एक रेगुलर नाउन फ्रेज में एक नाउन होता है और साथ में कुछ वर्ड्स होते हैं जो इसे नाउन को मॉडिफाई करते हैं और जिन्हें मॉडिफायर्स कहते हैं। ये सेंटेंस के मीनिंग को इन्हेंस करते हैं और ज़्यादा क्लियर करते हैं। मॉडिफायर्स एक तरह के एडजेक्टिव्स होते हैं या एडवर्ब होते हैं। मॉडिफायर दो तरह से काम करते हैं, प्री मॉडिफायर और पोस्ट मॉडिफायर। प्री मॉडिफायर जो नाउन से पहले लगता है, पोस्ट मॉडिफायर जो नाउन के बाद लगता है। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल इज़ योर फादर जस्ट कॉल्ड मी। अभी अभी तुम्हारे पिता ने मुझे बुलाया। फादर यहाँ पर नाउन है, योर यहाँ पर मॉडिफायर है, प्री मॉडिफायर क्योंकि ये नाउन से पहले लगा है तो योर फादर है नाउन फ्रेज। फादर यहाँ पर सब्जेक्ट है, रेगुलर नाउन है, लेकिन किसका फादर? योर डिटर्मिन कर रहा है कि किसका फादर, तो योर यहाँ पर एज ए प्री मॉडिफायर काम कर रहा है, एज ए डिटर्मिनर काम कर रहा है और एज एन एडजेक्टिव काम कर रहा है। सेकेंड सेंटेंस इज यू आर द लव ऑफ माई लाइफ। तुम मेरे जीवन का प्यार हो। द लव ऑफ माई लाइफ किसी को नाम दिया गया है कि यू आर द लव ऑफ माई लाइफ। यहाँ पर लव रेगुलर नाउन है, द प्री मॉडिफायर है, ऑफ माई लाइफ पोस्ट मॉडिफायर है। जैसे अगर नाउन फ्रेज यहाँ पे यूज़ ना करें तो सेंटेंस हो सकता था यू आर टीचर, यू आर स्टूडेंट, लेकिन मॉडिफायर्स लगाने से ये नाउन फ्रेज बन गया। नेक्स्ट इज़ जोहन इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। जोहन इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, जोहन मेरा बेस्ट फ्रेंड है, तो यहाँ पर फ्रेंड जो है वो रेगुलर नाउन है। यहाँ पर टू प्री मॉडिफायर्स हैं, माई फ्रेंड और बेस्ट फ्रेंड। माई बेस्ट फ्रेंड इज़ अ नाउन फ्रेज। द रूल्स ऑफ दिस कंपनी वर्क फॉर सम पीपल। इस सेंटेंस में
दो नाउन फ्रेज हैं, द रूल्स ऑफ दिस कंपनी और फॉर सम पीपल। द रूल्स ऑफ दिस कंपनी, इस कंपनी के रूल्स नियम, वर्क फॉर सम पीपल, कुछ लोगों के लिए काम करते हैं। इस कंपनी के नियम कुछ लोगों के लिए काम करते हैं। रूल्स यहाँ पर रेगुलर नाउन है। द रूल्स मीन्स पर्टिकुलर रूल्स रिलेटेड टू दिस कंपनी। यहाँ पर टू मॉडिफायर्स यूज़ हो रहे हैं। द प्री मॉडिफायर है, ऑफ दिस कंपनी पोस्ट मॉडिफायर है। ऑफ दिस कंपनी prepositional phrase, the rules of this company work for whom, the rules of this company work for some people. Some people is another noun phrase, people is a regular noun, some is a pre-modifier or a determiner. The rules of this company work for some people. So here are two noun phrases. We consider you a good friend. We consider you what? A good friend. You के बाद a good friend यहाँ पर second object है। फ्रेंड इज़ अ रेगुलर नाउन। यहाँ पर भी टू प्री मॉडिफायर्स हैं, ए इंडेफिनेट आर्टिकल, गुड एडजेक्टिव। वी कंसिडर यू अ गुड फ्रेंड, हम तुम्हें अच्छा दोस्त मानते हैं। सो ऑल दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ नाउन फ्रेज। टाइप्स ऑफ नाउन फ्रेजेस, देर आर थ्री टाइप्स ऑफ नाउन फ्रेजेस। नंबर वन इज़ रेगुलर नाउन फ्रेज। रेगुलर नाउन फ्रेजेस जो रेगुलर नाउन से बनी होती हैं। अभी अभी जो हमने एग्जांपल्स की वो रेगुलर नाउन की थी। रेगुलर नाउन जैसे फ़ोन, लैपटॉप, फ्रेंड, एप्पल, गर्ल, बॉय, टीचर। एग्जाम्पल इज़ आई नीड अ कार। आई नीड व्हाट? आई नीड अ कार। कार इज़ अ रेगुलर नाउन। ए इज़ इंडेफिनेट आर्टिकल जो एक डिटर्मिनर और प्री मॉडिफायर की तरह यूज़ हो रहा है। आई नीड ए कार, मुझे कार की ज़रूरत है। सेकेंड इज़ जीरेंट फ्रेजेस। जीरेंट फ्रेजेस जो जीरेंट से बनी होती हैं। जीरेंट जैसे स्विमिंग, डांसिंग, प्लेइंग। आई लव प्लेइंग विद किड्स। प्लेइंग विद किड्स इज़ अ जीरेंट फ्रेज। प्ले वर्ब है, लेकिन जब प्ले के साथ आईएनजी लगा देते हैं तो वो जीरेंट बन जाता है, जो एक किस्म का नाउन होता है। इस सेंटेंस में ना डिटर्मिनर है, ना एडजेक्टिव है, ना एडवर्ब है, प्योरली मॉडिफायर है। विद किड्स यहाँ पर पोस्ट मॉडिफायर यूज़ हुआ है। लास्ट टाइप इज़ इन्फिनिटिव फ्रेजेस। शी नीड्स टू वर्क हार्डर। टू वर्क हार्डर इन्फिनिटिव फ्रेज है। शी नीड्स व्हाट? शी नीड्स टू वर्क हार्डर, उसे और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। टू वर्क यहाँ पर इन्फिनिटिव है। हार्डर एज एन ऑब्जेक्ट काम कर रहा है यहाँ पे। हार्डर इज़ आल्सो वर्किंग एज एन एडवर्ब मॉडिफायर, पोस्ट मॉडिफायर। हार्डर एडवर्ब मॉडिफायर है जो टू वर्क के बाद लगा है, जो टू वर्ब इन्फिनिटिव के साथ मिलकर नाउन फ्रेज बनाता है। नेक्स्ट इज़ वर्ब फ्रेज। फ्रेंड्स, ये सबसे आसान फ्रेज है, ईजीएस्ट फ्रेज। इसमें ना कुछ प्री ऐड होता है, ना ही कुछ पोस्ट ऐड होता है। डेफिनेशन से ही समझ जाएंगे। अ वर्ब फ्रेज इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ एन एक्सिलरी वर्ब मीन्स हेल्पिंग वर्ब एंड ए मेन वर्ब। किसी भी सेंटेंस में एक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब का जो कॉम्बिनेशन है उसे हम वर्ब फ्रेज कहते हैं। वर्ब फ्रेज को आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। किसी भी सिंपल सेंटेंस में एक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब का कॉम्बिनेशन वर्ब फ्रेज है। आई एम वर्किंग ऑन समथिंग इंटरेस्टिंग। आई एम वर्किंग ऑन समथिंग इंटरेस्टिंग में आपने देखना है कि वर्ब कौन सा है। एम वर्किंग, एम एक्सिलरी वर्ब है, वर्किंग मेन वर्ब है, तो एम वर्किंग टुगेदर वर्ब फ्रेज। वी हैव डन योर टास्क। वी हैव डन योर टास्क, हैव एक्सिलरी वर्ब है, डन मेन वर्ब है, हैव और डन टुगेदर वर्ब फ्रेज। दे हैव बीन स्लीपिंग सिंस लास्ट नाइट। हैव बीन स्लीपिंग, हैव बीन स्लीपिंग में हैव बीन एक्सिलरी वर्ब है, स्लीपिंग मेन वर्ब है। एक्सिलरी वर्ब एक वर्ड का भी हो सकता है, दो वर्ड का भी हो सकता है, तीन वर्ड का भी हो सकता है, लेकिन मेन वर्ब एक वर्ड का ही होगा। दे हैव बीन स्लीपिंग सिंस लास्ट नाइट, वे कल रात से सो रहे हैं। हैव एक्सिलरी वर्ब, बीन एक्सिलरी वर्ब, स्लीपिंग मेन वर्ब, ऑल टुगेदर वर्ब फ्रेज। सो वर्ब फ्रेज को पहचानना बहुत ईजी है। नेक्स्ट इज आई हैव बीन टोल्ड नॉट टू कम हेयर। आई हैव बीन टोल्ड वर्ब है, हैव और बीन एक्सिलरी वर्ब हैं और टोल्ड मेन वर्ब। सिर्फ हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को आइडेंटिफाई करना है। यू शुड हैव बीन स्लीपिंग, यहाँ पर शुड हैव बीन स्लीपिंग वर्ब है, शुड मॉडल वर्ब है, हैव टेंस वर्ब है, बीन फॉर कंटिन्यूटी एंड स्लीपिंग मेन वर्ब। यू शुड हैव बीन sleeping that time. All these words together form verb phrase.
ये सभी शब्द मिलकर वर्ब फ्रेज बनाते हैं। वर्ब फ्रेज को पहचानने के लिए सबसे पहले सेंटेंस में मेन वर्ब को पहचानें, फिर मेन वर्ब के साथ जो हेल्पिंग वर्ब है उसको पहचानें। इस तरह से बहुत इजी है वर्ब फ्रेज को पहचानना। किसी भी सेंटेंस में एक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब का कॉम्बिनेशन वर्ब फ्रेज है। एन एडजेक्टिव फ्रेज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट फंक्शन एज एन एडजेक्टिव मॉडिफाइज ए नाउन और प्रोनाउन इन अ सेंटेंस। एन एडजेक्टिव फ्रेज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। फ्रेज का मतलब ही है ग्रुप ऑफ वर्ड्स। एडजेक्टिव एक वर्ड का होता है और एडजेक्टिव फ्रेज एक से ज़्यादा वर्ड्स का। बोथ हैव सेम फंक्शन। और एडजेक्टिव फ्रेज क्या काम करता है एडजेक्टिव का। एडजेक्टिव मीन्स विशेषण, एडजेक्टिव फ्रेज मीन्स विशेषण वाक्यांश। एडजेक्टिव मॉडिफाइज ए नाउन और प्रोनाउन इन ए सेंटेंस। एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है किसी भी वाक्य में। रेगुलर एडजेक्टिव फ्रेज में एडवर्ब और एडजेक्टिव का कॉम्बिनेशन होता है। एडवर्ब एडजेक्टिव के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। दोनों मिलकर एडजेक्टिव फ्रेज बनाते हैं और मॉडिफाई करते हैं नाउन और प्रोनाउन को। मॉडिफाई करने का मतलब है कि नाउन और प्रोनाउन की विशेषता को बढ़ाकर वाक्य के अर्थ को और अधिक स्पष्ट करना। He owns some really expensive cars. Really expensive. एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव का कॉम्बिनेशन। एक्सपेंसिव यहाँ पर एडजेक्टिव है, रियली एडवर्ब है। एडवर्ब एडजेक्टिव के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। रियली एक्सपेंसिव। कार्स रेगुलर नाउन है और एडवर्ब और एडजेक्टिव दोनों मिलकर कार्स को मॉडिफाई कर रहे हैं, कार्स को स्पेसिफिक बना रहे हैं। सेकेंड सेंटेंस इज आई मेट एन एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल गर्ल यस्टरडे। जैसे कार से पहले रेगुलर नाउन से पहले एडवर्ब और एडजेक्टिव आए थे, वैसे ही यहाँ पर गर्ल से पहले एडवर्ब और एडजेक्टिव आए हैं जो नाउन गर्ल को मॉडिफाई कर रहे हैं, स्पेसिफिक बना रहे हैं। कैसी लड़की, ब्यूटीफुल। एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, एक्सट्रीमली एडवर्ब। एडवर्ब और एडजेक्टिव का कॉम्बिनेशन एडजेक्टिव फ्रेज जो गर्ल नाउन को मॉडिफाई करके स्पेसिफिक बना रहे हैं। एनीवन स्मार्टर देन यू कैन डू दिस। स्मार्टर देन यू, यहाँ पर स्मार्टर एडजेक्टिव है, एनीवन इंडेफिनिट प्रोनाउन है, लेकिन यहाँ पर एडवर्ब नहीं है। स्मार्टर देन यू, लेकिन ये एडजेक्टिव फ्रेज है क्योंकि ये मोर देन वन वर्ड है, यहाँ पर शब्दों का समूह है। स्मार्टर देन यू 3 वर्ड्स हैं, तो इसलिए ये एडजेक्टिव फ्रेज है जो इंडेफिनिट प्रोनाउन एनीवन को मॉडिफाई कर रही है। नेक्स्ट इज यू आर वेरी स्वीट। तुम बहुत प्यारे हो। यू आर वेरी स्वीट। स्वीट एडजेक्टिव है, वेरी एडवर्ब है। एडवर्ब एडजेक्टिव के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। कैसा स्वीट, वेरी स्वीट। और दोनों का कॉम्बिनेशन पर्सनल प्रोनाउन यू को स्पेसिफिक बना रहा है। शी लुक्स अनबिलीवेबली प्रीटी इन अ साड़ी। शी लुक्स, लुक्स यहाँ पर लिंकिंग वर्ब है। सब्जेक्ट शी और एडजेक्टिव फ्रेज अनबिलीवेबली प्रीटी के बीच में, जिससे सेंटेंस का फुल मीनिंग कन्वे होता है। प्रीटी एडजेक्टिव है, अनबिलीवेबली एडवर्ब है जो एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है। टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव फ्रेजेस। नंबर 1 रेगुलर एडजेक्टिव फ्रेजेस। द पेपर वाज एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट। पेपर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट रेगुलर एडजेक्टिव फ्रेज है क्योंकि ये एडवर्ब और एडजेक्टिव का कॉम्बिनेशन है। डिफ़िकल्ट एडजेक्टिव है, एक्सट्रीमली एडवर्ब है। एडवर्ब एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है और दोनों मिलके द पेपर मीन्स रेगुलर नाउन को स्पेसिफिक बना रहे हैं। सेकेंड इज़ प्रपोजिशनल फ्रेजेस। द एंडिंग ऑफ द मूवी वाज अमेजिंग। मूवी की एंडिंग अमेजिंग थी। द एंडिंग ऑफ द मूवी, एंडिंग नाउन है और द एंडिंग ऑफ द मूवी नाउन फ्रेज। द प्री मॉडिफायर है, ऑफ द मूवी पोस्ट मॉडिफायर है। लेकिन प्रपोजिशनल फ्रेज जो है वो प्रपोजिशन से शुरू होती है, ऑफ द मूवी, जो ये बता रही है कि किसकी एंडिंग। किसकी एंडिंग मीन्स मूवी की एंडिंग। तो ये इन्फॉर्मेशन दे रही है कि मूवी की एंडिंग अमेजिंग थी। यहाँ पर प्रपोजिशनल फ्रेज एडजेक्टिव का काम कर रही है क्योंकि ये नाउन एंडिंग के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है कि किसकी एंडिंग अमेजिंग थी, मूवी की एंडिंग अमेजिंग थी, ऑफ द मूवी। नेक्स्ट इज इन्फिनिटिव फ्रेज। द राइट मैन टू कॉन्टैक्ट फॉर दिस टास्क इज जॉन। इन्फिनिटिव मीन्स टू प्लस वर्ब। यहाँ पर इन्फिनिटिव है
टू कॉन्टैक्ट। द राइट मैन टू कॉन्टैक्ट फॉर दिस टास्क, ये नाउन फ्रेज है। यहाँ पे मैन नाउन है, द और राइट प्री मॉडिफायर है, टू कॉन्टैक्ट फॉर दिस टास्क पोस्ट मॉडिफायर है। लेकिन टू कॉन्टैक्ट फॉर दिस टास्क एडजेक्टिव का काम कर रहा है, क्योंकि ये नाउन मैन को मॉडिफाई कर रहा है, स्पेसिफिक बना रहा है कि इस टास्क के लिए राइट मैन कौन है जिसे इस टास्क के लिए कॉन्टैक्ट किया गया है। द राइट मैन टू कॉन्टैक्ट फॉर दिस टास्क। लास्ट इज पार्टिसिपल फ्रेज। द मैन लुकिंग एट यू इज़ ए कॉप। आदमी जो तुम्हारी तरफ देख रहा है एक कॉप है, पुलिस वाला है। द मैन लुकिंग एट यू, ये नाउन फ्रेज है। लुकिंग एट यू पार्टिसिपल फ्रेज है। यह सब्जेक्ट मैन को, नाउन मैन को मॉडिफाई कर रही है, मैन की स्पेशलिटी बता रही है। कौन सा आदमी? जो तुम्हारी तरफ देख रहा है, उस आदमी की विशेषता क्या है? तुम्हारी तरफ देखना। तो पार्टिसिपल फ्रेज यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रही है। नेक्स्ट इज एडवर्ब फ्रेज। अ फ्रेज दैट एक्ट्स एज एन एडवर्ब इन ए सेंटेंस इज कॉल्ड एन एडवर्ब फ्रेज। इट मॉडिफाइज द एक्शन वर्ब इन ए सेंटेंस। जो फ्रेज सेंटेंस में एडवर्ब का काम करती है उसे एडवर्ब फ्रेज कहते हैं। ये सेंटेंस की मेन क्लॉज को मॉडिफाई करता है। ये दो एडवर्ब से बना होता है। मेन एडवर्ब से पहले जो एडवर्ब लगता है या जो वर्ड लगाया जाता है उसे क्वालिफायर या इंटेंसिफायर कहते हैं। क्वालिफायर और इंटेंसिफायर दोनों ही मॉडिफायर्स का काम करते हैं, लेकिन दोनों में फ़र्क सिर्फ इतना है कि क्वालिफायर सेंटेंस में एडवर्ब के प्रभाव को थोड़ा कम करता है और इंटेंसिफायर एडवर्ब के प्रभाव को इंटेंसिफाई करता है, मीन्स और भी ज़्यादा गहरा, प्रभावशाली या महत्वपूर्ण बनाता है। एग्जाम्पल देखिए, शी पंच्ड मी वेरी हार्ड। वेरी हार्ड मतलब बहुत ज़ोर से, उसने मुझे पंच किया बहुत ज़ोर से। वेरी हार्ड एडवर्ब फ्रेज। शी पंच्ड मी वेरी हार्ड। हाउ डिड शी पंच? वेरी हार्ड। हार्ड यहाँ पर एडवर्ब है, वेरी क्वालिफायर है। वेरी हार्ड को मॉडिफाई कर रहा है। कैसा हार्ड? वेरी हार्ड। टुगेदर एडवर्ब फ्रेज, जो वर्ब पंच को मॉडिफाई कर रही है। सेकेंड सेंटेंस इज यू परफॉर्म्ड एक्सट्रीमली वेल इन द टास्क। परफॉर्म्ड वर्ब है यहाँ पे, वर्ब को एक्सट्रीमली वेल वर्ब फ्रेज मॉडिफाई कर रही है। एक्सट्रीमली वेल को मॉडिफाई कर रहा है। कैसा वेल? एक्सट्रीमली वेल। हाउ डिड यू परफॉर्म वेल? वेल को इंटेंसिफाई करने के लिए इंटेंसिफायर यूज़ हो रहा है एक्सट्रीमली। हाउ डिड यू परफॉर्म? यू परफॉर्म्ड एक्सट्रीमली वेल। मैक्स इज हाइडिंग बिहाइंड द कर्टन। हाइडिंग वेयर? वेयर इज हाइडिंग? बिहाइंड द कर्टन्स। बिहाइंड प्रेपोजिशन है और बिहाइंड द कर्टन प्रेपोजिशनल फ्रेज है जो एडवर्ब का काम कर रही है, क्योंकि ये वर्ब हाइडिंग के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है। ही इज सेइंग दिस टू मेक मी हैप्पी। वाई ही इज सेइंग दिस? टू मेक मी हैप्पी। टू मेक इन्फिनेटिव फ्रेज है जो एडवर्ब का काम कर रही है, क्योंकि ये वर्ब सेइंग को मॉडिफाई कर रही है। वर्ब सेइंग के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है कि वाई इज़ ही सेइंग टू मेक मी हैप्पी। एडवर्ब फ्रेज को पहचानने के लिए आपको ये जानना होगा कि किसी भी सेंटेंस में कोई वर्ब या एक्शन कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कहाँ हुआ। टाइप्स ऑफ एडवर्ब फ्रेजेस। नंबर 1, रेगुलर एडवर्ब फ्रेजेस। रेगुलर एडवर्ब फ्रेजेस, आई रन वेरी फास्ट। हाउ डू आई रन वेरी फास्ट? सेकेंड इज prepositional phrases. I will call you after the class. When will I call you? After the class. Infinitive phrase. I work out to keep myself fit. Why do I work out? To keep myself fit. Participle phrase. I went there looking for him. Participle phrase, looking plus ing, functioning as adverb phrase. Why did I go there? Looking for him. इन एग्जाम्पल्स की तरह किसी भी सेंटेंस में हाउ, वेयर, वाई, व्हेन का आंसर फाइंड आउट करके हम एडवर्ब फ्रेज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिफ्थ टाइप ऑफ फ्रेज इज जीरंट फ्रेज। अ फ्रेज दैट स्टार्ट्स विद ए प्रेजेंट पार्टिसिपल, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी एंड वर्क्स एज अ नाउन इज कॉल्ड ए जीरंट फ्रेज। फ्रेज जो प्रेजेंट पार्टिसिपल से शुरू होती है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी, जैसे प्लेइंग, सिंगिंग, डांसिंग, और नाउन का काम करती है।
उसे जिरंट फ्रेज कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, स्मोकिंग वीड कैन चेंज योर लाइफ। स्मोकिंग वीड होता है गांजा पीना। स्मोकिंग जिरंट है, वीड ऑब्जेक्ट ऑफ द जिरंट। व्हाट कैन चेंज योर लाइफ? स्मोकिंग वीड कैन चेंज योर लाइफ। इट इज़ इन नेगेटिव सेंस, एक्शन इज़ नॉट हैपनिंग। क्योंकि गांजा पीने से किसी की लाइफ चेंज नहीं हो सकती। इनफैक्ट डूइंग एक्सरसाइज कैन चेंज योर लाइफ, डूइंग हार्ड वर्क कैन चेंज योर लाइफ, डूइंग स्टडी कैन चेंज योर लाइफ। नेक्स्ट सेंटेंस इज आई लव टॉकिंग टू रिया। टॉकिंग टू रिया is a gerund phrase. What do I love? I love talking to Riya. It's not about Riya, it's about talking to Riya. It's about the action. Talking is gerund, to is preposition, Riya is object of the preposition. Together, gerund phrase. Next is I don't believe in killing animals. I don't believe in what? I don't believe in killing animals. Killing is gerund, animals is object to gerund, and killing animal is object to preposition. Together gerund phrase. फर्स्ट सेंटेंस में gerund phrase एज ए सब्जेक्ट यूज़ हो रही है, स्मोकिंग वीड। हेल्पिंग वर्ब है कैन, मेन वर्ब है चेंज, ऑब्जेक्ट है योर लाइफ। सेकंड सेंटेंस में gerund phrase एज एन ऑब्जेक्ट यूज़ हो रही है, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। थर्ड सेंटेंस में gerund phrase अगेन एज एन ऑब्जेक्ट यूज़ हो रही है, ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन। एक बात नोट करने की है कि जीरंड तभी जीरंड है अगर ये एज अ नाउन, एज एन एडवर्ब, एज एन एडजेक्टिव वर्क करता है। अगर ये किसी हेल्पिंग वर्ब के साथ आता है तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, जीरंड नहीं है। 6 टाइप ऑफ फ्रेज इज प्रेपोजिशनल फ्रेज। अ फ्रेज दैट स्टार्ट विद द प्रेपोजिशन इज कॉल्ड ए प्रेपोजिशनल फ्रेज इन इंग्लिश। प्रेपोजिशनल फ्रेजेस एक्ट एज एन एडजेक्टिव और एन एडवर्ब इन अ सेंटेंस। जो फ्रेज प्रेपोजिशन से स्टार्ट होती है उसे प्रेपोजिशनल फ्रेज कहते हैं। प्रेपोजिशनल फ्रेज एडजेक्टिव और एडवर्ब का काम करती है किसी भी सेंटेंस में। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। विद द हेल्प ऑफ दीज एग्जाम्पल्स यू कैन बेटर अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ प्रेपोजिशनल फ्रेज। फर्स्ट एग्जाम्पल इज द एंडिंग ऑफ द मूवी वॉज डिस्टर्बिंग। ऑफ द मूवी, ऑफ द मूवी यहाँ पर प्रेपोजिशनल फ्रेज है क्योंकि ये प्रेपोजिशन ऑफ से शुरू हुई है। विच एंडिंग, एंडिंग ऑफ द मूवी। एंडिंग यहाँ पर नाउन है और ऑफ द मूवी ऑब्जेक्ट टू द नाउन है जो नाउन एंडिंग को मॉडिफाई कर रहा है, तो ये यहाँ पर एज एन एडजेक्टिव फंक्शन कर रहा है, एज एन एडजेक्टिव काम कर रहा है। सेकेंड सेंटेंस इज द मैन इन द ब्लैक कोट इज ए डॉक्टर। इन द ब्लैक कोट प्रेपोजिशनल फ्रेज है क्योंकि ये प्रेपोजिशन इन से स्टार्ट हुई है। विच मैन, द मैन इन द ब्लैक कोट। अगेन प्रेपोजिशनल फ्रेज मॉडिफाइज द नाउन मैन। मैन यहाँ पर नाउन है, अगेन ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है जो एडजेक्टिव का काम कर रही है। फर्स्ट सेंटेंस में भी एज एन एडजेक्टिव है और सेकंड सेंटेंस में भी एज एन एडजेक्टिव है। नेक्स्ट एग्जांपल इज यू कैन हाइड अंडर द टेबल। वेयर कैन यू हाइड? अंडर द टेबल। स्टार्ट विद प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन से स्टार्ट हुई है, प्रेपोजिशनल फ्रेज है, प्रेपोजिशन अंडर से स्टार्ट हुई है, प्रेपोजिशनल फ्रेज है लेकिन मॉडिफाई कर रही है वर्ब को, तो ये यहाँ पर एडवर्ब फ्रेज है, एडवर्ब फ्रेज का काम कर रही है। नेक्स्ट एग्जांपल इज शी कॉल्ड मी बिफोर द एग्ज़ाम। एग्ज़ाम से पहले उसने मुझे बुलाया। व्हेन डिड शी कॉल? बिफोर द एग्ज़ाम। अगेन स्टार्ट विद preposition before and modify the verb called. So here it is also functioning as an adverb. prepositional phrase को आइडेंटिफाई करना हो तो prepositional phrase हमेशा preposition से स्टार्ट होती है, इसीलिए इसे prepositional phrase कहते हैं। लेकिन ये एडजेक्टिव फ्रेज का काम करती है और एडवर्ब फ्रेज का काम करती है। जब ये नाउन को मॉडिफाई करती है तो ये एडजेक्टिव फ्रेज का काम करती है, जब ये वर्ब को मॉडिफाई करती है तो ये एडवर्ब फ्रेज का काम करती है। नेक्स्ट इज इन्फिनिटिव फ्रेज। सेवंथ टाइप ऑफ फ्रेज इज इन्फिनिटिव फ्रेज। एन इन्फिनिटिव फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट स्टार्ट्स विद एन इन्फिनिटिव 2 प्लस बेस फॉर्म एंड इज फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट ऑफ द इन्फिनिटिव और इट्स मॉडिफायर। If the verb is transitive, then it is followed by object, and if intransitive, then it is followed by modifier.
इन्फिनेटिव फ्रेज सेंटेंस में एज ए नाउन भी काम करती है, एज एन एडजेक्टिव भी काम करती है और एज एन एडवर्ब भी काम करती है। एग्जाम्पल्स देखिए। फर्स्ट एग्जाम्पल इज़ टू गो देयर अलोन कैन बी डेंजरस। व्हाट कैन बी डेंजरस? टू गो देयर अलोन, वहाँ अकेले जाना खतरनाक हो सकता है। टू गो इन्फिनेटिव फ्रेज है क्योंकि टू प्लस बेस फॉर्म है और ये यहाँ पर एज ए सब्जेक्ट वर्क कर रही है। इस सेंटेंस में टू गो देयर अलोन सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट क्या होता है? नाउन या प्रोनाउन। तो यहाँ पर एज ए नाउन वर्क कर रही है, नाउन है। सेकेंड सेंटेंस इज वी लाइक टू लिसन टू सदगुरु। हम सदगुरु को सुनना पसंद करते हैं। वट वी लाइक टू लिसन टू सदगुरु। तो यहाँ पर टू लिसन टू सदगुरु भी नाउन है पहले सेंटेंस की तरह। टू गो देयर अलोन भी नाउन है, टू लिसन टू सदगुरु भी नाउन है, लेकिन टू गो देयर अलोन सब्जेक्ट है। यहाँ पर टू लिसन टू सदगुरु ऑब्जेक्ट है क्योंकि ये वर्ब लाइक के बाद आया है और पहले सेंटेंस में ये एज ए सब्जेक्ट सेंटेंस के बिगिनिंग में आया है और इस सेंटेंस में भी ये नाउन है। डू यू नीड ए पेपर टू क्लीन द मैस? व्हाट टाइप ऑफ पेपर डू यू नीड टू क्लीन द मैस? टू क्लीन द मैस जो है वो पेपर मीन्स नाउन, नाउन को मॉडिफाई कर रही है। व्हाट टाइप ऑफ पेपर टू क्लीन द मैस? कैसा पेपर चाहिए मैस को क्लीन करने के लिए? तो ये यहाँ पर एज एन एडजेक्टिव काम कर रही है। नेक्स्ट सेंटेंस इज मैक्स डज योगा टू बी फिट। मैक्स डज योगा वाई? टू बी फिट। मैक्स योगा क्यों करता है? फिट रहने के लिए। टू प्लस बी इन्फिनेटिव, टू बी फिट इन्फिनेटिव फ्रेज। मैक्स सब्जेक्ट है, डज वर्ब है, योगा ऑब्जेक्ट है। टू बी फिट क्या है? यहाँ पर मैक्स का जो एक्शन है, जो वर्ब है डज, टू बी फिट इन्फिनेटिव फ्रेज उसको मॉडिफाई कर रही है। वर्ब को मॉडिफाई किया जाता है तो वर्ब को मॉडिफाई करने का काम किसका होता है? एडवर्ब का। फर्स्ट सेंटेंस में इन्फिनेटिव फ्रेज ने नाउन का काम किया, सेकंड सेंटेंस में भी इन्फिनेटिव फ्रेज ने नाउन का काम किया, थर्ड सेंटेंस में एडजेक्टिव का और फोर्थ सेंटेंस में एडवर्ब का। नेक्स्ट इज पार्टिसिपल फ्रेजेस। These phrases are of three types. Number 1, present participle phrase, past participle phrase, perfect participle phrase. Number 1, present participle phrase. A present participle phrase starts with the present participle base form plus ing and modifies a noun, works like an adjective. Present participle phrase base form plus ing से शुरू होती है, जैसे लुक प्लस आई एन जी लुकिंग, गो प्लस आई एन जी गोइंग, स्विम प्लस आई एन जी स्विमिंग। नाउन को मॉडिफाई करती है और एडजेक्टिव का काम करती है। इट कैन ऑल्सो फंक्शन एज एन एडवर्ब एज वेल। कभी कभी प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज एडवर्ब का काम भी करती है। एग्जाम्पल देखिए। फर्स्ट एग्जाम्पल इज होल्डिंग अ स्टिक, जॉन एंटर द क्लासरूम। होल्डिंग अ स्टिक प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज स्टार्ट्स विद बेस फॉर्म प्लस आईएनजी। किसको मॉडिफाई कर रही है? जॉन को। स्टिक किसने पकड़ी थी? जॉन ने। होल्डिंग ए स्टिक जॉन एंटर द क्लासरूम, स्टिक पकड़कर जॉन क्लासरूम में एंटर हुआ। तो यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज जॉन को मॉडिफाई कर रही है, इसलिए ये यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रही है। सेकेंड सेंटेंस इज ब्रीदिंग हैविली आई गॉट ऑन द बस। यहाँ पर भी ब्रीदिंग हैविली फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। आई ब्रीदिंग हैविली आई को मॉडिफाई कर रही है। आई मीन्स सब्जेक्ट को, प्रोनाउन को। तो ये भी यहाँ पर एज एन एडजेक्टिव काम कर रही है। ब्रीदिंग हैविली आई गॉट ऑन द बस, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि आई ब्रीदिंग हैविली गॉट ऑन द बस। ब्रीदिंग हैविली के बाद कोमा है, लेकिन जब आई ब्रीदिंग हैविली लिखेंगे तो आई के बाद कोमा, ब्रीदिंग हैविली के बाद में कोमा एंड फॉलोड बाय गॉट ऑन द बस। मैं हाँफते हुए बस में चढ़ा। आई ब्रीदिंग हैविली गॉट ऑन द बस। नेक्स्ट सेंटेंस इज फीलिंग कोल्ड आई स्विच ऑफ द एसी। ठंड महसूस करने की वजह से मैंने एसी स्विच ऑफ किया, एसी बंद किया। आई सब्जेक्ट है,
प्रोनाउन है आई फीलिंग कोल्ड। फीलिंग कोल्ड प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज। सब्जेक्ट आई ने कोल्ड फील करने की वजह से एसी स्विच ऑफ किया, तो ये फ्रेज़ आई के एक्शन को मॉडिफाई कर रही है, इसलिए ये एडवर्ब का काम कर रही है। नेक्स्ट एग्जांपल इज़ नॉट हैविंग इनफ मनी आई डिसाइडेड टू स्टे होम एंड नॉट गो शॉपिंग। आई डिसाइडेड टू स्टे होम, मैंने घर पर रहने का डिसाइड किया, एंड नॉट गो शॉपिंग, और शॉपिंग पे नहीं गया। वाई? बिकॉज आई डिडंट हैव इनफ मनी, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे। नॉट यहाँ पे नेगेटिव फ्रेज़ है, नेगेटिव प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज़, जो आई के घर पर रहने के डिसीज़न को मॉडिफाई कर रही है। आई ने घर पर रहना क्यों डिसाइड किया? बिकॉज ही डिडंट हैव इनफ मनी, इसलिए उसने घर पर रहना डिसाइड किया, तो ये यहाँ पर एज एन एडवर्ब काम कर रही है। आई डिसाइडेड टू स्टे होम बिकॉज आई डिडंट हैव इनफ मनी। प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज हमेशा नाउन या प्रनाउन को आइडेंटिफाई करती है। नाउन या प्रनाउन मीन्स सब्जेक्ट। फर्स्ट सेंटेंस में जॉन को आइडेंटिफाई किया, सेकंड में आए, थर्ड में आए, फोर्थ में भी आए को आइडेंटिफाई किया। ऑल दीज आर द सब्जेक्ट्स इन द सेंटेंस। प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज जनरली एडजेक्टिव का काम करती है। नेक्स्ट इज पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज। A past phrase starts with a past participle that is third form of the verb that functions either as an adjective or an adverb. Past participle phrase past participle third form of the verb से शुरू होती है और adjective और adverb का काम करती है। Examples देखते हैं। The fruits plucked by you were very tasty. तुम्हारे द्वारा तोड़े गए फ्रूट बहुत टेस्टी थे। Ask the question which fruits? कौन से फ्रूट? Plucked by you. Plucked by you past participle phrase वर्ब की थर्ड फॉर्म plucked से शुरू होती है और फ्रूट्स को आइडेंटिफाई कर रही है। एडजेक्टिव विशेषण का काम करता है, तो फ्रूट्स की क्या विशेषता है? तुम्हारे द्वारा तोड़े गए फ्रूट। सब्जेक्ट फ्रूट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है और यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रही है क्योंकि ये नाउन फ्रूट को आइडेंटिफाई कर रही है जो कि सब्जेक्ट है। सेकेंड सेंटेंस इज द मैन किल्ड इन द अटैक वाज फ्रॉम चाइना। आदमी जो अटैक में मारा गया चाइना से था। विच मैन? हु किल्ड इन द अटैक। पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज स्टार्ट विथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब फॉलोड बाय प्रपोजिशनल फ्रेज। स्टार्टेड विथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब किल्ड। किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है? मैन के बारे में। मैन क्या है? नाउन। क्योंकि ये नाउन मैन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है, मैन को आइडेंटिफाई कर रही है, इसलिए ये यहाँ पर एज एन एडजेक्टिव वर्क कर रही है। फ्रस्ट्रेटेड विद द अनफेयर ट्रीटमेंट अलेक्स लेफ्ट द कंपनी। फ्रस्ट्रेटेड विद द अनफेयर ट्रीटमेंट पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज किसको आइडेंटिफाई कर रही है? अलेक्स को। कौन फ्रस्ट्रेटेड है? अलेक्स। कंपनी किसने छोड़ी? अलेक्स ने। बट यहाँ पर क्वेश्चन अराइज हो रहा है वाई डिड अलेक्स लीव द कंपनी। तो जब वाई, हाउ, व्हेन, वेयर क्वेश्चन अराइज होते हैं तो वहाँ पर एडवर्ब का यूज़ हो रहा होता है। फ्रस्ट्रेटेड विद द अनफेयर ट्रीटमेंट पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज है क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म फ्रस्ट्रेटेड से स्टार्ट हुई है। अलेक्स के जॉब छोड़ने के एक्शन को आइडेंटिफाई कर रही है, इसलिए यहाँ पर एडवर्ब का काम कर रही है। फ्रस्ट्रेटेड कौन था? अलेक्स। कंपनी किसने छोड़ी? अलेक्स ने। क्यों छोड़ी? बिकॉज ही वॉज फ्रस्ट्रेटेड विद द अनफेयर ट्रीटमेंट विच इज़ पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज वर्किंग एज एन एडवर्ब। नेक्स्ट टाइप ऑफ फ्रेज इज नंबर 10 परफेक्ट पार्टिसिपल फ्रेज। अ परफेक्ट पार्टिसिपल फ्रेज स्टार्ट्स विद द प्रेजेंट पार्टिसिपल हैविंग and is followed by a past participle that is third form of the verb. It identifies a noun and works as the reason of the main clause. Perfect participle phrase प्रेजेंट पार्टिसिपल हैविंग से स्टार्ट होती है। हैविंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है जो कि पास्ट पार्टिसिपल है और ये नाउन को आइडेंटिफाई करती है और सेंटेंस में जो भी एक्शन या स्टेट होती है उसके लिए रीज़न का या कॉज का काम करती है। एग्ज़ाम्पल समझने से पहले
हम परफेक्ट पार्टिसिपल फ्रेज़ के स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं, जो दो तरह से फॉर्म किया जा सकता है, एक तो एक्टिव वॉइस में और दूसरा पैसिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस के स्ट्रक्चर में सबसे पहले आएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल मीन्स हैविंग, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट और मॉडिफायर, और उसके बाद मेन क्लोज। मेन क्लोज का जो डूअर है वही इस फ्रेज़ का भी डूअर होगा। पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर में सिर्फ बीन एक्स्ट्रा है, बाकी हैविंग प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और मॉडिफायर वैसे ही हैं, सिर्फ बीन एक्स्ट्रा है। लेकिन पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर में बीन की वजह से जो मेन क्लोज का डूअर होगा वो इस फ्रेज़ का डूअर नहीं होगा। यही डिफरेंस है दोनों में। एग्जांपल्स देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल इज़ हैविंग कंप्लीटेड द वर्क आई वेंट आउट टू प्ले इन द एक्टिव फॉर्म। काम ख़त्म करने के बाद मैं खेलने गया। आई वेंट आउट टू प्ले मेन क्लॉज। एक्टिव वॉइस में एक बात नोट करने की है कि एक्टिव वॉइस में परफेक्ट पार्टिसिपल फ्रेज़ और मेन क्लोज का डूअर सेम है दोनों ही एग्जांपल्स में, दोनों ही सेंटेंसेस में। लेकिन पैसिव वॉइस में मेन क्लोज का डूअर परफेक्ट पार्टिसिपल फ्रेज़ का डूअर नहीं है। वो एक्शन को रिसीव करता है, एक्शन करता नहीं है। लेकिन एक्टिव वॉइस में डूअर सेम ही रहता है। जैसे आई इज़ द मेन डूअर, आई ने ही वर्क कंप्लीट किया और आई ही बाहर गया। आई वेंट आउट टू प्ले बिकॉज आई हैड ऑलरेडी कंप्लीटेड द वर्क। परफेक्ट पार्टिसिपल फ्रेज़ का काम क्या है? मेन क्लोज में जो एक्शन हुआ है उसका रीज़न देना। वाई डिड ही गो आउट टू प्ले? बिकॉज ही हैड कंप्लीटेड द वर्क। और जब वाई से क्वेश्चन अराइज होता है तो वहाँ पर एडवर्ब का यूज़ होता है। इसलिए ये फ्रेज़ यहाँ पर एडवर्ब का काम कर रही है, क्योंकि ये वर्ब वेंट को आइडेंटिफाई कर रही है। खेलने जाने का काम क्यों किया? क्योंकि वर्क कंप्लीट हो चुका था। नेक्स्ट सेंटेंस इज टीना हैविंग फाउंड हर डॉग बैक वाज वेरी हैप्पी। हैविंग फाउंड हर डॉग बैक परफेक्ट पार्टिसिपल फ्रेज़। यहाँ पे भी ये रीज़न बता रही है कि टीना वाज वेरी हैप्पी बिकॉज हैविंग फाउंड हर डॉग बैक, उसका कुत्ता उसे वापस मिल गया था। यहाँ मेन क्लोज में कोई एक्शन नहीं है, सिर्फ स्टेट है, स्टेट ऑफ बीइंग हैप्पी। इस सेंटेंस को ऐसे भी लिखा जा सकता है, हैविंग फाउंड हर डॉग बैक टीना वाज वेरी हैप्पी। यहाँ पर परफेक्ट पार्टिसिपल फ्रेज़ हैविंग फाउंड हर डॉग बैक नाउन टीना को आइडेंटिफाई कर रही है, तो यहाँ पर ये एडजेक्टिव का काम कर रही है। पैसिव वॉइस की एग्जांपल्स देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल इज़ हैविंग बीन फायर्ड फ्रॉम द जॉब आई ओपनड ए कैफ़े। आई ओपनड ए कैफ़े इज़ द मेन क्लोज। ओपनड अ कैफ़े बिकॉज ऑफ हैविंग बीन फायर्ड। मैंने कैफ़े खोला नौकरी से निकाले जाने के बाद। तो यहाँ पर ये चीज़ नोट करने की है कि नौकरी से आय को निकाला गया, ना कि आय ने किसी को नौकरी से निकाला। आय ने एक्शन को रिसीव किया, लेकिन मेन क्लोज में आय ने कैफ़े खोला। एक्टिव वॉइस में हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म आती है और जो डूअर है वो मेन क्लोज का और फ्रेज़ का सेम ही होता है। लेकिन पैसिव वॉइस में हैविंग प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म आती है और जो मेन क्लोज का डूअर है वो फ्रेज़ का डूअर नहीं होता, बल्कि वो एक्शन को रिसीव करता है। और यहाँ पर भी परफेक्ट पार्टिसिपल फ्रेज़ रीज़न का काम कर रही है कि जॉब से निकाला गया, इसीलिए कैफ़े ओपन किया। दूसरा सेंटेंस देखिए, हैविंग बीन एक्यूज्ड ऑफ द थीवरी मैक्स लेफ्ट द जॉब। वाई डिड मैक्स लीव द जॉब? बिकॉज ऑफ हैविंग बीन एक्यूज्ड ऑफ द थीवरी। उस पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया, इसलिए मैक्स ने जॉब छोड़ दी। तो सेम वही है कि यहाँ पर मैक्स ने जॉब छोड़ने का काम किया, लेकिन फ्रेज़ में उसने एक्शन को रिसीव किया कि उसके ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया, इसलिए उसने जॉब छोड़ दी। तो यहाँ पर भी परफेक्ट पार्टिसिपल फ्रेज़ रीज़न का काम कर रही है कि उस पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया, इसलिए उसने जॉब छोड़ दी। नेक्स्ट इज़ अ पॉजिटिव फ्रेज़।
An appositive phrase is a noun phrase that sits next to a noun and describes or identifies it with a new name. It can be essential or non-essential to the sentence. बहुत इंटरेस्टिंग है appositive phrase. An appositive phrase is a noun phrase. ये एक noun phrase है that sits next to a noun, जो main noun के बाद आती है, and describes or identifies it with a new name, और नए नाम के साथ मेन नाउन को डिस्क्राइब और आइडेंटिफाई करती है. इट कैन बी असेंशियल और नॉन असेंशियल. ये ज़रूरी भी हो सकती है और गैर ज़रूरी भी, टू द सेंटेंस के लिए, वाक्य के लिए. अपोजिटिव फ्रेज़ मेन नाउन से पहले भी आ सकती है और बाद में भी. अपोजिटिव फ्रेज़ एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं और अपोजिटिव फ्रेज़ कॉम्प्लीमेंट होती है मेन नाउन के लिए. और अच्छे से समझने के लिए एग्जांपल्स देख लेते हैं. फर्स्ट एग्जांपल इज़ द ताज महल माई फेवरेट प्लेस टू विज़िट इज़ इन आगरा. द ताज महल प्रॉपर नाउन है. आई ने इसको नया नाम दिया है माई फेवरेट प्लेस टू विज़िट, जो कि एक अपोजिटिव फ्रेज़ है, और ये नेक्स्ट टू नाउन है, मीन्स प्रॉपर नाउन के इमीडिएट बाद. और प्रॉपर नाउन ताजमहल को आइडेंटिफाई और डिस्क्राइब कर रहा है, और ये एसेंशियल भी नहीं है क्योंकि ताजमहल ऑलरेडी एक वेल नोन प्रॉपर नाउन है. सेकेंड एग्जाम्पल इज़ मंगेश कुमार भारद्वाज अ पॉपुलर ब्लॉगर इज़ माई बेस्ट फ्रेंड. मंगेश कुमार भारद्वाज अ पॉपुलर ब्लॉगर इज़ माई बेस्ट फ्रेंड. मंगेश कुमार भारद्वाज कौन है? अ पॉपुलर ब्लॉगर. अ पॉपुलर ब्लॉगर कौन है? मंगेश कुमार भारद्वाज. तो मंगेश कुमार भारद्वाज को नया नाम दिया है अ पॉपुलर ब्लॉगर, जो कि एक अपोजिटिव फ्रेज़ है और प्रॉपर नाउन मंगेश कुमार भारद्वाज को आइडेंटिफाई कर रही है और डिस्क्राइब कर रही है. ये यहाँ पर असेंशियल भी है और नहीं भी है, क्योंकि जो लोग नहीं जानते वो इस डिस्क्रिप्शन से जान जाएंगे कि मंगेश कुमार भारद्वाज एक पॉपुलर ब्लॉगर है. नेक्स्ट इज़ माई फ्रेंड मंगेश इज़ वर्किंग ऑन ए प्रोजेक्ट. माई फ्रेंड कॉमन नाउन है, मंगेश अपोजिटिव फ्रेज़ है लेकिन एक प्रॉपर नाउन है जो माई फ्रेंड को आइडेंटिफाई कर रहा है कि विच फ्रेंड हुज नेम इज़ मंगेश. अपोजिटिव फ्रेज़ यहाँ पर असेंशियल है क्योंकि इससे क्लियर हो रहा है कि कौन सा फ्रेंड, वो फ्रेंड जिसका नाम मंगेश है, इज़ वर्किंग ऑन ए प्रोजेक्ट. लेट मी करेक्ट कि मंगेश यहाँ पर अपोजिटिव है लेकिन अपोजिटिव फ्रेज़ नहीं है, क्योंकि अपोजिटिव फ्रेज़ जो है वो एक से ज़्यादा शब्दों की होती है, शब्दों का समूह होता है, लेकिन मंगेश यहाँ पर सिंगल वर्ड है, इसलिए ये सिर्फ अपोजिटिव है, अपोजिटिव फ्रेज़ नहीं है. द नेक्स्ट वन एंड द लास्ट वन फ्रेज़ इज़ एब्सोल्यूट फ्रेज़. अ फ्रेज़ दैट कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड एन एडजेक्टिव, अ रेगुलर एडजेक्टिव, a present participle or a past participle, and modifies an entire sentence is called an absolute phrase. It gives more details about the sentence it modifies. Absolute phrase में subject होता है और adjective होता है. adjective किसी भी फॉर्म में हो सकता है, regular adjective हो सकता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल की फॉर्म में हो सकता है जैसे बेस फॉर्म प्लस ING, और पास्ट पार्टिसिपल की फॉर्म में हो सकता है जैसे थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. एंड मॉडिफाइज एन इंटायर सेंटेंस इज़ कॉल्ड एन एब्सोल्यूट फ्रेज़. और ये पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई करता है, ये नाउन या वर्ब को नहीं, पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई करता है, इसीलिए इसे एब्सोल्यूट फ्रेज़ कहते हैं. इट गिव्स मोर डिटेल्स अबाउट द सेंटेंस इट मॉडिफाइज. और ये सेंटेंस के बारे में पूरी डिटेल देता है जिस सेंटेंस को ये मॉडिफाई करता है, उस सेंटेंस के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन देता है, और मेन क्लोज में जो भी एक्शन होता है उसका रीज़न देता है. एग्जांपल देख लेते हैं. वर्किंग एज ए रीज़न फॉर द मेन क्लॉज. फर्स्ट सेंटेंस इज हर मदर बीइंग सिक, अवनी डिसाइडेड नॉट टू गो टू ऑफिस. अवनी डिसाइडेड नॉट टू गो टू ऑफिस ये मेन क्लॉज है. हर मदर बीइंग सिक एब्सोल्यूट फ्रेज़ है. हर मदर सब्जेक्ट है, बीइंग सिक प्रेजेंट पार्टिसिपल है जो हर मदर के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है कि उसकी माँ बीमार है. और फ्रेज़ जो है, एब्सोल्यूट फ्रेज़ जो है वो रीज़न देने का काम कर रही है मेन क्लॉज को, कि अवनी डिसाइडेड नॉट टू गो टू ऑफिस. अवनी ने डिसाइड किया कि वो ऑफिस नहीं जाएगी क्योंकि उसकी माँ
बीमार है। हर मदर बीइंग सिक, अवनी डिसाइडेड नॉट टू गो टू ऑफिस। अवनी डिसाइडेड नॉट टू गो टू ऑफिस बिकॉज हर मदर वाज सिक। सेकेंड सेंटेंस इज his sister coming back from London after a long time. He started planning for a surprise party for her. He started planning for a surprise party for her is a main clause. But why did he started planning for a surprise party for her? Why? Because his sister coming back from London after a long time. His sister is a subject followed by coming back from London after a long time. Coming back present participle together absolute phrase जो रीज़न दे रही है मेन क्लोज को कि उसने सरप्राइज पार्टी की प्लानिंग क्यों शुरू की। एब्सोल्यूट फ्रेज का दूसरा फंक्शन है प्रोवाइडिंग डिटेल्स ऑफ द सीन। किसी भी सेंटेंस की डिटेल देना, डिस्क्रिप्शन देना। फर्स्ट सेंटेंस इज द गर्ल वाज सिटिंग इन ए कॉर्नर ऑफ हर रूम, टीयर्स रोलिंग डाउन हर चीक्स। टीयर्स रोलिंग डाउन हर चीक्स एब्सोल्यूट फ्रेज है जो पूरे सेंटेंस की डिस्क्रिप्शन दे रही है कि लड़की अपने कमरे के कोने में बैठी थी और उसकी आंखों से आंसू उसके गालों पर बह रहे थे। इस सेंटेंस में सिर्फ एक सीन है, डिस्क्रिप्शन है, कोई एक्शन नहीं है, कोई एक्शन वर्ब नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है। टीयर्स यहाँ पर सब्जेक्ट है, रोलिंग डाउन हर चीक्स प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज है जो नाउन टीयर्स को मॉडिफाई कर रही है। सेकेंड सेंटेंस इज योर फादर वॉज वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट्स अ गन इन हिज हैंड। अ गन इन हिज हैंड, अ गन नाउन, इन हिज हैंड prepositional phrase starts with preposition in, modifies a gun. Your father was walking down the streets a gun in his hand. तुम्हारे पिता गली में घूम रहे थे, उनके हाथ में बंदूक थी। This is also a description only. There is no verb, no action, only a details of the scene. Thank you for watching until the end.